देखिए, टॉपिक है बैलेंस स्कोर कार्ड। अब बेसिकली ये क्या था, पहले इसको समझते हैं। देखो क्या होता है, एज पर द ट्रेडिशनल मेथड, जब एक कंपनी वर्क करती है ना, तो उसका जो व्यू पॉइंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। या हम ऐसा बोलें कि एक कंपनी जो वर्क करती है उसके पीछे उसका जो मोटिव होता है वो होता है शेयर होल्डर की वैल्यू को क्रिएट करवाना। ठीक है। लेकिन अब एक नया सिस्टम इन्होंने क्या किया, इन्वॉल्व किया। ये बोलते हैं कि अगर एक कंपनी को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रखना है तो उसे केवल और केवल अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ही ध्यान में न रखते हुए नॉन फाइनेंशियल एरियाज को भी ध्यान रखना चाहिए। यानी बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसा सिस्टम था जिसने ये बोला कि एक कंपनी अपने फाइनेंशियल बातों पर तो ध्यान रखती रखती है, फाइनेंशियल मेजर्स तो करती ही करती है, लेकिन उसे साथ ही साथ क्या करना चाहिए, उसे नॉन फाइनेंशियल एरियाज को भी कवर करना चाहिए। तो देखो अपन इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं पहले और समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड was introduced by रॉबर्ट एस कैपलन एंड डेविड नॉर्थन। इन दो लोगों ने मिलकर ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था बैलेंस स्कोर कार्ड का। बैलेंस स्कोर कार्ड सिस्टम इज अ मेजरमेंट सिस्टम दैट इनकॉर्पोरेट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर। यानी बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसे सिस्टम को बता रहा था जो दो तरह के एस्पेक्ट को कवर करेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। देखिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट का तो मतलब आप सभी समझते हैं कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, कंपनी की आरओई क्या आ रही है, कंपनी का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या आ रहा है, कंपनी रेवेन्यू की टर्म्स में कितना ग्रोथ कर रही है, कंपनी के कॉस्ट में कमी अगर हम ला पा रहे हैं, कॉस्ट को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे जो फाइनेंशियल मेजर हैं ये तो ऑलरेडी कंपनी रिपोर्ट करती है और कंपनी इन पर ध्यान देती है। लेकिन बैलेंस स्कोर कार्ड ने बोला कि आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करो जिस रिपोर्ट में फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। बैलेंस स्कोर कार्ड वर ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर द प्रॉफिट एंटिटीज। ओरिजिनली इसको डेवलप जब किया गया था तो ऑब्जेक्ट था जितनी भी प्रॉफिट एंटिटीज हैं उनके लिए। क्यों? आप जानते हो प्रॉफिट एंटिटीज का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। उनको बाकी किसी एस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी केवल इसी पर्पस से काम करती है कि हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। तब इन दो लोगों ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो केवल और केवल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाया गया। बट लेटर ऑन, चूंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, तो लेटर ऑन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थे एज वेल एज जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी, उन्होंने भी बैलेंस स्कोर कार्ड के एस्पेक्ट को क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया। तो यानी अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं तो मैं समराइज तौर पर क्या बोलूंगा कि जो आपका बैलेंस स्कोर कार्ड है ये एक ऐसा सिस्टम है, मेजरमेंट सिस्टम, जो मेजरमेंट करता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट को और एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को। ठीक है। इनिशियली डेवलप्ड फॉर प्रॉफिट एंटिटीज बट लेटर ऑन ऑप्टेड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द गवर्नमेंट एजेंसीज। आओ, बैलेंस स्कोर कार्ड अलाउ द कंपनीज टू पूल द इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल रिपोर्ट। एक सिंगल रिपोर्ट बनाओ और उस सिंगल रिपोर्ट में फाइनेंशियल मेजर को, परफॉर्मेंस को तो बताओगे ही बताओगे,
साथ ही ये भी इंफॉर्मेशन दो कि आपकी सर्विसेज की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ताकि आप अपने बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी को क्या कर सको, इंप्रूव कर सको। ठीक है, वापस से सुनना। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या बता रहा है, आप एक सिंगल रिपोर्ट बनाओ जिसमें दो चीजों को इनकॉर्पोरेट करो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो आप दिखाओगे ही दिखाओगे कि फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रेंथ में हो, लेकिन साथ ही साथ आप जो सर्विसेज देते हो उन सर्विसेज से रिलेटेड और उनकी क्वालिटी किस तरह से आपकी है, यानी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कितना लेवल है, आप इन सब बातों की इंफॉर्मेशन भी इस रिपोर्ट में दोगे, ताकि आपकी कंपनी की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बोलो क्लियर। यानी बैलेंस स्कोर कार्ड एक ही रिपोर्ट बनवाएगा जिसमें दोनों तरह का डेटा होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डेटा एज वेल एज सर्विस और क्वालिटी से रिलेटेड डेटा। तो बात यह आई कि वो भाई क्या क्या बातें बताएगा। तो पॉइंट क्या आया कि बैलेंस स्कोर कार्ड चार एस्पेक्ट पर बात करेगा। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करेगा, चार एस्पेक्ट पर बात करेगा। ध्यान से सुनना। एस्पेक्ट नंबर वन फाइनेंस, एस्पेक्ट नंबर टू कस्टमर, एस्पेक्ट नंबर थ्री लर्निंग एंड ग्रोथ, और एस्पेक्ट नंबर इज फोर इज बिजनेस प्रोसेसिंग। यानी फोर एस्पेक्ट्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। पहले इसको एक बार बेसिक से समझते हैं, फिर इसमें जो मैंने लिखा है वो पढ़ेंगे। ये बोलता है चार चीजों पर ध्यान दो। पहला फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अब सुनना मेरी बात को। फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मतलब है हमारे शेयर होल्डर हमारी तरफ किस उम्मीद से देखते हैं। देखिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मतलब है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करना, यानी ये एस्पेक्ट बेसिकली ओनर या शेयर होल्डर के रिस्पेक्ट में होता है। एक कंपनी की तरफ शेयर होल्डर क्या सोच के देखता है, शेयर होल्डर हमेशा ये सोचेगा ना, यार मेरी रिटर्न बढ़नी चाहिए, मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़नी चाहिए, कंपनी की रेवेन्यू कितनी बढ़ रही है ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हमारे शेयर होल्डर हमारी तरफ किस उम्मीद से देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंपनी का फाइनेंशियल एस्पेक्ट। कस्टमर एस्पेक्ट। खुद बताओ, आप खुद समझ सकते हो। यानी कस्टमर हमारे बिजनेस की और किस रीजन से देख रहे हैं, कस्टमर हमसे क्या चाहते हैं। बताओ, कस्टमर क्या चाहेगा, अच्छी क्वालिटी मिलना, टाइम पर डिलीवर होना गुड्स का, अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस कंप्लेंट को इमीडिएटली क्या कर लेना, सॉल्व कर देना। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो कस्टमर का एस्पेक्ट है। एक कस्टमर बिजनेस की तरफ किस उम्मीद से देखता है, जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं तो उसे बोलते हैं कस्टमर प्रोस्पेक्टिव या कस्टमर एस्पेक्ट। लर्निंग एंड ग्रोथ एस्पेक्ट। लर्निंग एंड ग्रोथ एस्पेक्ट समझना। ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना है, हम नई टेक्नोलॉजी को कितना ऑप्ट कर पाए ताकि हमारी ग्रोथ बढ़े। लर्निंग मतलब एम्प्लॉय, क्या हमारे एम्प्लॉय को हम प्रॉपरली ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या वो हमारे एम्प्लॉय कुछ सीख रहे हैं, क्या हमारे एम्प्लॉय हमसे सेटिस्फाइड हैं। अगर हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तो हमारे बिजनेस की जो लेबर टर्नओवर रेट है वो कम होगी।
हम अपने लेबर को किस तरह से वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या रेमुनरेशन देते हैं, क्या उनको टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस बोनस देते हैं। ये सभी वो एस्पेक्ट हैं जो लेबर की टर्नओवर रेट को कम करने में सहायता करते हैं। तो लर्निंग एंड ग्रोथ एस्पेक्ट इस बात को लेकर होता है। और लास्ट है बिजनेस इंटरनल प्रोसेस एस्पेक्ट, बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस का मतलब है हमारी जो वर्किंग प्रोसेस है, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं या हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी उस प्रोसेस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम उसमें किस तरह के चेंजेस ला सकते हैं ताकि हमारा जो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिव मैनर में काम करे। तो अब मैं आपको एक एक को समझाता हूं। देखिए डिटेल किस तरह से हमें देनी है, ध्यान से सुनना, जो मैंने बातें बोली उसको समझो। सबसे पहला है फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव। देखो मैंने क्या बोला, द ओबियस ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। देखो एक सीधी सी बात है, किसी भी बिजनेस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो केवल प्रॉफिट और रेवेन्यू से जुड़ा हुआ होता है। फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड बताता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, और साथ ही साथ कि क्या हमारा बिजनेस, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फाइनेंशियली वीक है, यानी उसकी हेल्थ को बताता है। कौन सी हेल्थ? फाइनेंशियल हेल्थ को। क्या हमारा बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन पर है या हमारा बिजनेस फाइनेंशियली वीक है। अंडर दिस पर्सपेक्टिव वी हैव टू फोकस ऑन द फाइनेंशियल मेजरमेंट। इस प्रोस्पेक्टिव में हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर बात करते हैं, जैसे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है, क्या हमारी आरओआई इंक्रीज हो रही है, हमारी रेजिड्यूअल इनकम क्या आ रही है, हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या आ रहा है, हम रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ अचीव कर पाए, क्या हम अपनी कॉस्ट के रिडक्शन पर ध्यान दे पाए, क्या हम अपनी असेट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाए। दीज ऑल आर फाइनेंशियल मेजर। ये सभी कंपनी की प्रॉफिट और रेवेन्यू से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं। बोलो हाँ के ना। यस सर। यानी मेरी बात को समझना, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव ये बोलता है कि एक बिजनेस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट और रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो ये जो एस्पेक्ट है ना, ये ऐसे फाइनेंशियल मेजर्स को शो करने की बात करता है, उनके साथ डील करने की बात करता है, ताकि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को हम क्या कर सकें, बता सकें। तो इसमें ये क्या क्या ले रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मेजर करेगा, आरओआई को मेजर करो, ईवीए को मेजर करो, रेजिड्यूअल इनकम को समझाओ, ग्रोथ इन सेल्स को बताओ कि क्या हमारी सेल्स की ग्रोथ हुई या नहीं हुई, क्या हमारे यहां पर हमने अगर कोई कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लगाए तो क्या हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए क्या। क्योंकि अगर कॉस्ट को रिड्यूस करोगे तो अल्टीमेटली सेल्स बढ़ेगी, मतलब रेवेन्यू बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। और असेट यूटिलाइजेशन कैसा है। ये सभी मेजरमेंट क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल मेजर कहलाते हैं। These financial measure will provide a feedback on whether the improved operational performance is being translated into the improved financial performance। ये बता रहा है कि भाई हम बोल तो रहे हैं कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सुधरी, हम ऑपरेशनली स्ट्रांग हुए, तो लेकिन क्या वो ऑपरेटिंग सुधार हमारे फाइनेंशियल मेजरमेंट को या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाया या नहीं। अब एक बात
याद रखने के अपने ओन लैंग्वेज के समझो। देखिए, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव का बेसिक मतलब होता है कि हमारी बिजनेस के जो ओनर हैं या हमारे जो शेयर होल्डर हैं, हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे या नहीं उतरे। बस जब हम अपना कोई भी मेजरमेंट उन शेयर होल्डर या ओनर के व्यू पॉइंट से करते हैं, तो उसी प्रोस्पेक्टिव को, उसी मेजरमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड का फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव व्यू पॉइंट। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। इसका थ्योरी का क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 जो प्रोस्पेक्टिव है उन पर शॉर्ट नोट लिखो कि व्हाट आर दी वेरियस प्रोस्पेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। अब आओ दूसरा, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव। देखो, बहुत सीधी सी बात है। कस्टमर प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कस्टमर हमसे क्या चाहते हैं, क्या हम कस्टमर की चाहत को पूरा कर पाए क्या। यानी देखो क्या लिखा है, द कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज वर्क ऑन नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर फोकस्ड है ना, वो हमेशा अपने ग्राहकों की इच्छा के अनुरूप काम करता है। If an organization wants to achieve the financial goal, then it has to know what need to be delivered to the customer। सीधी सी बात है, अगर मुझे इस गोल को प्राप्त करना है, मैं चाहता हूं कि भैया मेरी आरओआई 12% से बढ़कर कम से कम 16% हो जाए, तो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे पक्का पक्का कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नेसेसरी टू अचीव द फाइनेंशियल गोल। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना है, तो आपको कस्टमर को जो डिलीवर करना है वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको डिलीवर करना है। आओ, दिस प्रोस्पेक्टिव कैप्चर, अब ये प्रोस्पेक्टिव क्या लेता है, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रोस्पेक्टिव बोलता है कि आप ये चेक करो कि आपका बिजनेस की एबिलिटी क्या है, कि आप अपने कस्टमर को कितना क्वालिटेटिव गुड्स दे पा रहे हो, या आपके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज की क्वालिटी क्या है। फिर उनकी डिलीवरी की इफेक्टिवनेस को चेक करो, क्या ऑन टाइम डिलीवरी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप ऑन टाइम गुड्स डिलीवर नहीं करोगे या ऑन टाइम सर्विसेज नहीं दोगे, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। ओवरऑल कस्टमर सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन, ओवरऑल का मतलब इसमें सब आ गया, यानी शुरुआत से लेकर और उसको माल बेचने तक, और माल को बेचने के बाद जो आपकी आफ्टर सेल सर्विस होती है, उसको लेकर भी यहां पर इन्होंने बोला, नीड एंड डिजायर ऑफ द कस्टमर हैव टू बी अटेंडेड प्रॉपरली। कस्टमर की नीड्स को और उसकी डिजायर को आपको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ही वो पर्सन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी कॉस्ट की रिकवरी करवाता है और एज वेल एज उसको प्रॉफिट में ले जाता है। कस्टमर है तो ही हम अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रोस्पेक्टिव में बिजनेस अपना जो गोल सेट करता है, अपना जो ऑब्जेक्ट सेट करता है, वो प्योरली इंप्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विस और सेटिस्फेक्शन पर बेस्ड होगा। यानी हम किस तरह से अपने कस्टमर की दी जाने वाली सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो कस्टमर हमारी तरफ किन उम्मीदों से देख रहा है और क्या हम उसकी उम्मीदों पर पूरे हुए या नहीं हुए। यह है कस्टमर प्रोस्पेक्टिव। इसकी वजह से आपका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और आपकी ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट होगी। सीधी सी बात है, अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, तो नो डाउट वो आपके प्रोडक्ट को आगे क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो उससे आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस है, यानी लोगों में आपकी जो ब्रांड नेम की अवेयरनेस है वो आएगी। वो तभी आएगी जब आपके जो कस्टमर हैं वो क्या होंगे, आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई होंगे।
आओ, अब मैं बात करता हूं पहले लर्निंग की। सुनना, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, सुनो। In the learning and growth perspective, company determine the activities and the infrastructure that the company must build to create a long-term growth, which is also necessary to achieve the objectives of the previous three perspective. समझो क्या बोला इसने, देखो समझना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस ने अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर लिया, और कस्टमर की नीड के बारे में भी जान लिया। अब सुनना, अब ये एस्पेक्ट क्या बोलता है, आप ऐसी एक्टिविटी करो और ऐसी एक्टिविटीज पर ध्यान दो, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो ताकि आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सके, और उस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के होने पर ही आप अपने इन दोनों एस्पेक्ट को पूरा कर पाओगे। इन एस्पेक्ट के लिए आपकी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो एक्टिविटीज होनी चाहिए और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि आपके इन ऑब्जेक्ट को वो क्या करवा दे, अचीव करवा दे। आगे देखना क्या लिखा है, प्रोसेस विल ओनली सक्सीडेड। आप अगर किसी भी प्रकार की बिजनेस को प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेसिंग एस्पेक्ट, प्रोसेस, प्रोसेस मतलब काम करने का तरीका। अगर आपका कोई भी प्रोसेस है वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब उसके जो एम्प्लॉय हैं वो स्किल्ड और अपने काम के प्रति मोटिवेटेड होंगे। अगर आपके यहाँ एम्प्लॉय तो हैं बट स्किल्ड नहीं है, आप अपनी ग्रोथ को अचीव नहीं कर सकते हो, या उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो भी वो काम को अच्छे से नहीं करेंगे, ना ही आपका ग्रोथ इन बिजनेस आएगा। सप्लाइड विथ एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन आर डिराइविंग देम। साथ ही साथ उनको टाइम टू टाइम पर सही इंफॉर्मेशन दो, टाइम टू टाइम पर उनको ट्रेनिंग दो। मार्केट में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज आ रहा है, तो एम्प्लॉय को बोलो कि वो अपनी स्किल, अपनी कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, इन सब में चेंजेस लाए। लर्निंग और ग्रोथ, लर्निंग का मतलब समझो, लर्निंग का मतलब है सीखना, लर्निंग का मतलब है सीखना। सीखना किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। अब आप सोचो, नई टेक्नोलॉजी आ गई लेकिन आप लर्निंग पर नहीं हो तो आप अपने बिजनेस को सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म तक आपको ग्रोथ प्रोवाइड करे। आपको ध्यान देना होगा अपने एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज पर, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पर, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन पर, और एम्प्लॉय के रिटेंशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला इसने। इसने बोला अगर आपको ग्रोथ करनी है ना, अपने एम्प्लॉय को कैपेबल बनाओ। किस बात के लिए कैपेबल बनाओ, कि अगर मार्केट में कोई नए चेंज आ रहे हैं तो वो उन चेंजेस को अडॉप्ट करे। मैं आपको एक बहुत लाइव एग्जांपल देता हूं। देखिए आज भी आपको है ना कुछ लोग ऐसे देखेंगे पुराने जमाने के जिनको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। जैसा अकाउंटेंट रहे वो, 25 सालों तक उन्होंने अकाउंटिंग की लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग की। अब मार्केट में चेंज आया, क्या आज मैनुअल अकाउंटिंग करी जा सकती है बिजनेस में? नहीं, नहीं। आजकल क्या चाहिए आपको? टेक्नोलॉजी के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ काम करना। काम करना। तो अब ये बोल रहा है कि भाई अगर एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो आपका एम्प्लॉय कैपेबल होना चाहिए उस चेंज को एक्सेप्ट करने में, और उसके लिए आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी आपको? ट्रेनिंग। भाई नए चेंजेस आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले ट्रेनिंग। पहले टैली चलता था। सबसे पहले चलती थी मैनुअल अकाउंटिंग, फिर टैली आया था उसके बाद।
आज सैप आ गया, बिजी है और सैप आ गया है सर। आप समझ रहे हो? अब ये चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे एनवायरमेंट में? अब प्रॉब्लम ये, तो आपका जो एम्प्लॉय है ना वो कैपेबल होना चाहिए कि वो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करे। आज देख लो कितनी कंपनियों में आपको ऐसे अकाउंटेंट मिलेंगे जो हाथ से अकाउंटिंग करते हैं, उनकी नॉलेज बहुत जबरदस्त है, जो हाथ से अकाउंटिंग करते हैं, जो मैनुअल जिन्होंने अकाउंट्स बनाए, लेकिन आज वो चेंजेस की वजह से एक्सेप्टेबल नहीं है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी सुधारो, अगेन ट्रेनिंग, एफिशिएंट बनाओ अपने एम्प्लॉय को। उनको बोलो कि भैया तुम्हारा जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो सुधरना चाहिए, उसके लिए उन्हें तरह तरह के रेमुनरेशन दो, उनके लिए बोनस स्कीम लाओ, तो उनकी प्रोडक्टिविटी सुधर जाएगी। उनको एफिशिएंट बनाओ। एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन, आपका एम्प्लॉय कब सेटिस्फाइड होगा? उसका जो वर्किंग एरिया है ना वो बहुत अच्छा हो, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, उसका रेमुनरेशन बहुत अच्छा हो, आपका उसके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा हो। क्या आपको लगता है कस एम्प्लॉय को सेटिस्फाई किए बिना आप अपने बिजनेस को ग्रोथ में ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। एम्प्लॉयज रिटेंशन, ये एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आपके एम्प्लॉय बार बार नौकरियां छोड़कर चले जाते हैं, आपके यहाँ पर जो लेबर टर्नओवर रेट है वो बहुत ज्यादा है, क्या होगा? ग्रोथ पा ही नहीं सकते आप। क्यों? आपका ध्यान तो एम्प्लॉय को रोकने पर ही लगा पड़ा है, तो आप बिजनेस को कैसे देखोगे? क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत खराब है। वर्किंग एनवायरनमेंट खराब है तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है तो उनको रिटेन रखने में समस्या है। तो आपका बिजनेस तो इन्हीं चीजों से जूझ रहा है, तो आप अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नहीं ला सकते। तो वो ये बोल रहा है कि ये एस्पेक्ट क्या बोलता है कि भाई आप फोकस करो कि आपके एम्प्लॉय कैपेबल बने, आपके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को सुधार लाओ, आपका एम्प्लॉय को ऐसा वर्किंग कंडीशन दो कि वो सेटिस्फाई हो, और साथ ही साथ आप अपने एम्प्लॉय को रिटेन करना सीखो। आप अपनी लेबर टर्नओवर रेट को, आप अपनी स्टाफ के आने जाने की रेट को क्या करो? मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तो आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ एस्पेक्ट को क्या कर लोगे? अचीव कर लोगे। देखो उनको लिखना पड़ेगा आपको, मैंने समझा तो दिया, लेकिन आपको अपनी ओन लैंग्वेज में इन बातों को लिखना पड़ेगा। तो आप यहां से लेकर एक तो यहां तक की बात लिख सकते हो, फिर आप ये लिख सकते हो कि एम्प्लॉय को बोलो वो नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज लें, नई स्किल्स लाएं टेक्नोलॉजी के प्रति। सर ये तो बहुत जनरल है, हम जनरल उसमें लिख सकते हैं ना कि बस हमारा क्या सेटिस। बिल्कुल, बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आनी चाहिए, जैसे ये जो पॉइंट है ना, यस सर। आपको इनको जरूर समझाना है उसमें। हाँ तो फिर एक दो तीन लाइन करके फिर उसको हम इलेबरेट तो हम हमारे अकॉर्डिंग कर ही सकते हैं हाँ ना। बिल्कुल, बस ध्यान रखो कि इस एस्पेक्ट का मतलब था दो चीजों को, आपका जो एक्टिविटीज होनी चाहिए बिजनेस की, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को क्रिएट करे। और उसके लिए जरूरी है कि आपके यहाँ पर एडिक्वेट मात्रा में स्किल्ड पर्सन हो, आपके पास जो लोग हैं वो मोटिवेटेड हैं, आपके पास जो एम्प्लॉय हैं उनमें प्रॉपर स्किल है काम को करने की, या उनमें कैपेबिलिटी है कि वो चेंजेस को ऑप्ट कर सकते हैं। आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होने चाहिए, आपके एम्प्लॉय की जो रिटेंशन रेट है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन, बिजनेस प्रोसेस, इंटरनल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव। ये क्या बोल रहे हैं? सुनना। नाउ एज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इज सेट, आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, आपको यह भी पता लग गया कि कस्टमर क्या चाहता है, तो अब आप उस काम को जब करोगे तो आप एक ऐसे प्रोसेस को सेलेक्ट करो ताकि आप जब उस काम को करो तो फाइनेंशियल गोल भी मीट आउट हो जाए और कस्टमर गोल भी मीट आउट हो जाए। आपका बिजनेस प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हो प्रोसेसिंग का मतलब?
आपकी जो प्रोसेस होनी चाहिए ना, वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपका फाइनेंशियल गोल और कस्टमर रिलेटेड गोल दोनों अचीव कर लो आप। क्यों? आपने फाइनेंशियली भी सेट कर लिया, कस्टमर की नीड को भी जान लिया। अब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आप ट्राई करोगे कि आपका प्रोडक्ट बने, तो आपको अपने प्रोसेसिंग को इस मैनर में लेना पड़ेगा कि ये दोनों प्रोस्पेक्टिव जो है आपके वो मैच हो जाएं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये प्रोस्पेक्टिव फोकस करता है अटेंशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनल प्रोसेस। आपकी इंटरनल प्रोसेस कैसी है, क्या आपकी इंटरनल प्रोसेस उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बनाई गई है जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड है या नहीं बनाई गई है। साथ ही साथ की प्रोसेस को मॉनिटर करो कि क्या जो आउटकम आए हैं वो सेटिस्फैक्टरी आउटकम है या नहीं है। आपकी प्रोसेस एफिशिएंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होनी चाहिए। साथ ही साथ पोस्ट सर्विस जो प्रोसेसिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो 3 बातें लिखी इसने। देखो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या है, सबसे पहला इनोवेशन प्रोसेस फॉर एक्सप्लोरिंग द नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की नीड है ना, चेंज होती रहती है। टेस्ट कस्टमर, एंड ट्रेंड। भाई आप समझ रहे हो, कस्टमर तो कुछ भी मांग सकता है ना, कस्टमर तो कुछ भी सोच सकता है, यार कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मेरा ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए। अब कस्टमर ने तो आपको आके क्या बता दिया, एक आइडिया दे दिया। तो आपका बिजनेस प्रोसेस, आपकी एक्टिविटी इनोवेटिव होनी चाहिए। अच्छा, कस्टमर ये चाहता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कस्टमर क्या बोल रहा है कि यार मुझे एक वॉच चाहिए, लेकिन उस वॉच में कुछ फीचर होने चाहिए। बोले मैं उससे कॉल भी कर सकूं, मैं उस पे एफएम रेडियो भी सुन सकूं, और वो एक कैलकुलेटर भी बन जाए, टाइम तो दिखाएगी दिखाएगी। अब भगा दिया आपने कस्टमर को लात मार के, देखिए ऐसे क्या बोल रहा है, सभी ले ले तो एक ही डिवाइस में। तो वो बोल रहे हैं ऐसा करोगे तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होगी। आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। आपको लगता है कि यार कस्टमर की नीड है, कस्टमर को किसी चीज की नीड है, तो इमीडिएटली आप क्या करो, अपने यहां पर इनोवेटिव आइडियाज लाओ, इनोवेशन करो। दूसरा, ऑपरेशनल प्रोसेस विथ अ व्यू टू प्रोवाइडिंग एफिशिएंट, कंसिस्टेंट एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा, ऐसा नहीं हो कि आपकी जो प्रोसेसिंग है ना वो इतनी डिले हो कि आप टाइमली प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। एफिशिएंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्वालिटी में। और तीसरा, जब आपने माल बेच दिया तो आपकी जो आफ्टर सेल सर्विस की प्रोसेसिंग है वो भी बढ़िया होनी चाहिए। अगर इन बातों पर ध्यान दोगे ना, तो आप अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी अचीव कर लोगे, और एज वेल एज आप कस्टमर रिलेटेड गोल को भी अचीव कर लोगे। बोलो मतलब समझ में आया? इंटरनल ब्रोस, यस सर। यानी इंटरनल बिजनेस का मतलब है आपका जो ऑपरेशनल एरिया है ना उस पर ध्यान दो। आपका वो जो ऑपरेशनल एरिया है वो एरिया इस तरह का होना चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को भी अचीव कर सको, और साथ ही साथ कस्टमर की नीड को भी पूरा कर सको। और 3 बातें याद रखनी है इंपॉर्टेंट, इनोवेटिव होना चाहिए, कस्टमर की नीड आई उसको एक्सप्लोर करो, यार कस्टमर की नीड आई है तो क्या मैं इस काम को कर सकता हूं। दूसरा, आप टाइम पर अपनी डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, डिलीवरी ऑफ सर्विस को एफिशिएंट रखो, कंसिस्टेंट रखो, टाइमली रखो। और तीसरा, जब आपने एक बार अगर माल डिलीवर कर दिया, माल बेच दिया, तो ये जो आफ्टर सेल सर्विस की प्रोसेस है ये भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसका मतलब चारों प्रोस्पेक्टिव जल्दी से समराइज कर दें। पहला प्रोस्पेक्टिव है फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव, जिसका मतलब है कि हमारे बिजनेस के शेयर होल्डर हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, उनको मेजर करने के लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो फाइनेंशियल मेजर में आता है। कस्टमर प्रोस्पेक्टिव, हमारा कस्टमर हमसे क्या उम्मीद रखता है, हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, हमारा कस्टमर जो है वो कब सेटिस्फाई होगा, उसकी नीड, उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम करो। तो अगर आप कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करोगे तो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे।
कस्टमर सेटिस्फेक्शन की वजह से यू कैन इंक्रीज योर मार्केट शेयर, यू कैन इंक्रीज योर ब्रांड नेम। लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी एक्टिविटी ग्रोथ को अचीव करने वाली होनी चाहिए। आपके यहाँ पर एडिक्वेट क्वांटिटी में स्किल्ड एम्प्लॉय होने चाहिए, मोटिवेटेड एम्प्लॉय होने चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय होने चाहिए जो कि चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें, उनमें एबिलिटी हो कि वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें। एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी पर फोकस करो, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को सुधारो, एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाओ, क्योंकि एम्प्लॉय जितना सेटिस्फाइड होगा ना आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। और एम्प्लॉय के रिटेंशन पर ध्यान दो, यानी आपके बिजनेस की जो लेबर टर्नओवर रेट है उसको सुधारो, उसको रिड्यूस करो। अब देखो इन चार प्रोस्पेक्टिव पर बेस्ड हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 91 सबसे पहले ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। इनमें से कौन सा बैलेंस स्कोर कार्ड के प्रोस्पेक्टिव में नहीं आता। वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन हमारा आंसर हो गया, क्योंकि वैल्यू चेन नाम से हमने कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं पढ़ा। कस्टमर को रिटेन रखना, उनकी वारंटी के क्लेम्स को परफॉर्म करने का मेजर बैलेंस स्कोर कार्ड के किस प्रोस्पेक्टिव में आता है। कस्टमर। सीधी सी बात है, कस्टमर को रोकना है, वारंटी के क्लेम कम होने चाहिए, तो इसका मतलब मेरे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बनाना पड़ेगा। तो ये सब बातें किस में आएंगी, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव में आएंगी। आओ, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना एंड नंबर ऑफ पेटेंट आर द टूल ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इन द बैलेंस स्कोर कार्ड अंडर विच ऑफ द प्रोस्पेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ। सीधी सी बात है, आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे तो उनको लर्निंग सिखा रहे हो, जितने आप पेटेंट्स वगैरह यूज कर रहे हो तो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, अलग अलग पेटेंट्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट को बना रहे हो। आ जाओ 94, डिफेक्टिव रेट और लीड टाइम आर द टूल्स ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर इन अ बैलेंस स्कोर कार्ड। किस प्रोस्पेक्टिव में आपके लीड टाइम और आपकी जो डिफेक्टिव रेट है उसको परफॉर्मेंस मेजरमेंट में लिया जाएगा। इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल क्यों, क्योंकि डिफेक्ट रेट कहां आती है, जब आप ऑपरेशनल एरिया में हो। डिफेक्ट रेट का मतलब समझ रहे हो, सैंपलिंग करना, कि आप अपनी प्रोसेसिंग जब चल रही है ना तो वहां से कुछ सैंपल कलेक्ट कर रहे हो और सैंपल कलेक्ट करके ये बता रहे हो कि यार हाँ, क्या हमारे जो सैंपल हैं या हमारी जो डिफेक्ट रेट है वो मैनेजेबल है या नहीं है। आओ 95, ऑपरेटिंग इनकम और ग्रोथ इन सेल्स आर द टूल ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इन अ बैलेंस स्कोर कार्ड अंडर विच प्रोस्पेक्टिव। फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम और ग्रोथ इन सेल्स प्योरली फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव की बात करता है। इन विच ऑफ द फोर प्रोस्पेक्टिव ऑफ अ बैलेंस स्कोर कार्ड आरओई लाइक टू बी अपीयर। फाइनेंशियल। यानी अगर मैं एक बैलेंस स्कोर कार्ड डिजाइन करूं तो आरओई की कैलकुलेशन इनमें से किस प्रोस्पेक्टिव की हेडिंग में डालूंगा। तो सीधी सी बात है, आरओई किससे रिलेटेड हो गया, रिटर्न से रिलेटेड, यानी फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड। तो आंसर क्या हो गया, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव। बिल्कुल आसान है, अगर मीनिंग समझ आ गए तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आओ, इन विच ऑफ द फोर प्रोस्पेक्टिव ऑफ अ बैलेंस स्कोर कार्ड इज द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर। यानी इनमें से किस प्रोस्पेक्टिव का ऑब्जेक्ट है कि आपके यहां का जो लेबर टर्नओवर होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ का। देखो क्वेश्चन नंबर 90, which of the following is a tool of financial as well as non financial measure। इनमें बैलेंस से स्कोर। कौन सा टूल है जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों डेटा को मेजर करता है। तो देखो ईवीए प्योरली फाइनेंशियल मेजर है, रेजिड्यूअल इनकम ये भी फाइनेंशियल मेजर है, नो पैड भी फाइनेंशियल डेटा है।
केवल और केवल बैलेंस स्कोर कार्ड ही एक ऐसा सिस्टम है जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों एरियाज को कवर करता है. Which of the following is not a tool for the financial performance measure? एक्चुअली में यहां पर एक शब्द और होना चाहिए था कि which of the following is not a tool for only financial performance measure. यस सर. बट ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन आया तो मुझे आंसर तो देना ही है. तो मैं ये देखूंगा कि इनमें से कौन सा टूल ऐसा है जो फाइनेंशियल के अलावा किसी दूसरे एस्पेक्ट की तरफ भी जाता है. ईवीए प्योरली फाइनेंशियल मेजरमेंट है. रेजिड्यूअल इनकम प्योरली फाइनेंशियल मेजरमेंट है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्योरली फाइनेंशियल डेटा है. तो इसका मतलब ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ये एक ऐसा टूल है जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ किसको भी देता है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी इंक्लूड करता है. तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ना वो एक ऐसा टूल है जिसमें दोनों एस्पेक्ट कवर होंगे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट. बताओ, समझ में आया पॉइंट? यस सर, अच्छे से. देखो, पहले लिमिटेशंस पढ़ा देता हूं. अब प्रॉब्लम ये थी कि बैलेंस स्कोर कार्ड में कुछ समस्याएं आई, कुछ लिमिटेशंस अराइज हुई, जिसकी वजह से ये माना गया कि ये उतना सक्सेसफुल टूल नहीं है. पहला, बैलेंस स्कोर कार्ड ने केवल 4 प्रोस्पेक्टिव की बातें की: फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव, बिजनेस प्रोसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ. लेकिन आर्ग्यूमेंट करने वालों का एक वे था कि यार इसके अलावा भी तो कई प्रोस्पेक्टिव होते हैं, जैसे मैनेजरियल डिसीजन सर प्रोस्पेक्टिव. एनवायरनमेंट भी हो सकता है. ये आ गया, देखो, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. हम्म. तो बैलेंस स्कोर कार्ड की एक इन्होंने लिमिटेशन दी कि बोले आपने ये 4 ही बातें क्यों ली? क्या एक बिजनेस को केवल ये 4 ही प्रोस्पेक्टिव अफेक्ट करते हैं? नहीं, ऐसे कई और भी प्रोस्पेक्टिव हैं जिनको भी बैलेंस स्कोर कार्ड में होना चाहिए था, जिसमें इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोस्पेक्टिव. तो इसका मतलब ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ना ये बेसिकली एक इम्परफेक्ट स्कोर कार्ड है. आप जानते हो स्कोर कार्ड होता क्या है बेसिकली? आपने सुना है आपका स्कोर कार्ड आते थे ना जब स्कूल से जाते थे, स्कूल में जाते थे आप? यस सर. क्या होता था स्कोर कार्ड? स्कोर कार्ड आपकी एक ओवरऑल परफॉर्मेंस को ही तो बताता है. पर सब्जेक्ट वाइज या फिर कोई भी हाँ, मतलब समझ लो, पर्टिकुलर आपको है ना क्या टॉपिक. करते थे, स्कोर कार्ड में लिखते थे ये साइंस है और ये मैथ्स है, तो वो आपका एक स्कोर कार्ड आपकी परफॉर्मेंस को ही तो बताता था. मार्कशीट काइंड ऑफ. यस. आप मार्कशीट नहीं, उसको ऐसे समझो इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, आपकी हाँ सर, परफॉर्मेंस समझ को गए. मेजर करता था. स्कोर यस सर. कार्ड इज नथिंग, स्कोर कार्ड इज ओनली जस्ट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट. होता था ना. लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या उस स्कोर कार्ड में उस बच्चे के डिसिप्लिन के बारे में लिखा जाता था? क्या उस हम्म. स्कोर कार्ड में उसकी अटेंडेंस के बारे में लिखा जाता था? क्या हम्म. उस स्कोर कार्ड में उसकी साफ सुथरी रहने की आदत के बारे में लिखा जाता था? क्या उस स्कोर कार्ड में उसके हेल्पिंग नेचर के बारे में होता था? होता था क्या? कभी देखा है ऐसा स्कोर कार्ड? नहीं सर. नहीं देखा ना, वही बात थी बस. तो जैसे आप जब अपना स्कोर कार्ड दिखाते हो ना तो वो केवल आपका एक ही एस्पेक्ट बताता है, एकेडमिक से रिलेटेड. ओनली पढ़ाई, एकेडमिक. लेकिन क्या एक बच्चे की परफॉर्मेंस केवल और केवल एकेडमिक ही देखते हैं क्या? तो सर ओवरऑल देखते हैं. ओवरऑल है ना यार, बच्चा ठीक है भाई पढ़ाई में एवरेज है लेकिन खेलकूद में चैंपियन है, हेल्पिंग नेचर है, सबकी मदद करता है. तो ऐसा ही कुछ इस स्कोर कार्ड के साथ हुआ. इन्होंने बोला कि आपने केवल 4 एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जबकि एक बिजनेस के और भी कई एस्पेक्ट थे. तो ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ना ये इम्परफेक्ट स्कोर कार्ड है. आप बोल रहे हो कि ये स्कोर कार्ड आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को बता रहा है. भैया कहाँ बता रहा? आपके बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को तो ये बता ही नहीं रहा है. वो तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है.
इसलिए ये स्कोर कार्ड रियल लाइफ में इम्बैलेंस स्कोर कार्ड या इम्परफेक्ट बन गया, बैलेंस्ड नहीं था ये, इम्बैलेंस्ड स्कोर कार्ड बोल दिया गया इसे। दूसरा, कोई क्लियर रिलेशन नहीं है बैलेंस स्कोर कार्ड और शेयर होल्डर की वैल्यू में। द रीजन बीइंग, आप जानते हो जब आप सारे एस्पेक्ट पर ध्यान देते हो तो शेयर होल्डर की वैल्यू अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर का दिमाग कहता है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, रिटर्न मिलनी चाहिए। लेकिन जानते हो, आप जैसे जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर जाओगे, आप जैसे जैसे एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन पर जाओगे, तो शेयर होल्डर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। आप अगर अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ काम करोगे तो उसका रिजल्ट होगा शेयर होल्डर की वर्थ जो है ना मॉनेटरी टर्म्स में वो अलग हो जाएगी। तो कोई रिलेशन नहीं है बैलेंस स्कोर कार्ड का शेयर होल्डर से। ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्यों? देखो, अगर आप एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपका मैनेजमेंट डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा मैनेजमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट तो है प्रॉफिट कमाना, और कस्टमर प्रोस्पेक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लग जाते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड में। और दूसरा, इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल शिफ्टिंग इन द कॉर्पोरेट कल्चर। जानते हो बैलेंस स्कोर कार्ड के ये प्रोस्पेक्टिव क्या कहते हैं, कि अगर आपको कॉर्पोरेट कल्चर में इस चीज को लाना है ना तो एक सब्सटेंशियल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। सब्सटेंशियल शिफ्टिंग का मतलब, अगर आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो, उसे आफ्टर सेल सर्विस दोगे, आप आफ्टर सेल सर्विस दोगे ना तो आपको अपने कल्चर में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। आपको 24/7 आना पड़ेगा। आप जानते हो कई इंडस्ट्री हैं, कई कंपनियां हैं या कई सर्विस एजेंसीज हैं, वो लिखती हैं 24/7। आपको बहुत बड़ी शिफ्टिंग, आप चाहते हो ग्रोथ हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको अपने एम्प्लॉयज को कैपेबल बनाना है तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग देने के लिए आपको टाइम टू टाइम पर खर्चा करना पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड में, कॉर्पोरेट कल्चर में बैलेंस स्कोर कार्ड को अगर शामिल करना है तो सब्सटेंशियल शिफ्टिंग करनी पड़ती है। वो शिफ्टिंग हो सकता है आपकी फैक्ट्री की हो जाए, लोकेशन चेंज कर रहे हो ताकि कस्टमर और अच्छे उसकी नीड को हम पूरा कर सके। तो ये कुछ लिमिटेशंस दी गई जो कि बैलेंस स्कोर कार्ड को लेकर के दी गई। बोलो, आया क्या समझ में? यस सर। एक बार आप ये बेनिफिट्स आज पढ़ के देखना, बेनिफिट्स आपको समझ आते हैं क्या?